तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी अंतरा की कविता 12 मासा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में आपको इस कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं इस कविता के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। और यदि आपको बाकी कविताओं की भी डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखनी है तो मैंने मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके लिए क्लास 12 हिंदी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। बाकी उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा लिंक। तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो वाली। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं न्यू अपडेट देता रहता हूँ मेरे चैनल से रिलेटेड कि मेरी न्यू वीडियो कब आने वाली है और किस टॉपिक पर आएगी। तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं न्यू वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको 12 मासा के बारे में कुछ डिटेल देता हूँ थोड़ी बहुत। इसके जो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता है और ये उन्हीं के एक महाकाव्य का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, तो ये उन्हीं के एक महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत दीपिका पादुकोण वाला नहीं, पद्मावत उनका एक महाकाव्य है, उसका एक छोटा सा अंश है जो नागमती वियोग खंड से लिया गया है। ठीक है, तो हम नागमती वियोग खंड के एक छोटे से अंश के बारे में पढ़ने वाले हैं इस कविता में और ये मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य का ही एक छोटा सा भाग है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में करो। तो अब देखो, इस जो कविता है इस कविता में 4 महीनों के बारे में बताया गया था हमें। अभी आपको मैं नीचे डिटेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसके बारे में आपको और बताता जाऊंगा। 4 महीनों के बारे में बताया था कि जो 4 महीने में जो नागमती की विरह वियोग की वेदना है, वियोग मतलब होता है बिछड़ना किसी से, तो नागमती क्या है अपने पति से दूर हो चुकी है तो उसे वियोग कहते हैं। ठीक है, अब 4 महीने में नागमती के वियोग के बारे में दर्शाया गया हमें। तो वही पूछ रहा है कि अगहन मास की विशेषता, मतलब अगहन महीना जो था उसकी विशेषता बताते हुए विरहिणी कौन है, नागमती, नागमती की व्यथा कथा का चित्रण करना है हमें, मतलब नागमती की स्थिति बतानी है और अगहन मास के महीने में। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको पहले अगहन महीने के बारे में बता देता हूँ। अगहन महीने के बारे में इसमें नहीं लिखा होगा, अगहन महीने के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। अगहन जो महीना है वो हिंदू पंचांग के अनुसार 9वां महीना होता है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना होता है, जो आमतौर पर यूँ मान लो नवंबर दिसंबर का महीना हो जाता है, नवंबर दिसंबर के बीच में महीना हो जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो हम नॉर्मल कैलेंडर देखते हैं उसमें नवंबर दिसंबर का महीना होता है। ठीक है, और हिंदू कैलेंडर में अगहन के महीने को मार्गशीर्ष कहते हैं, तो मार्गशीर्ष के महीने को ही अगहन कहा जाता है और ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नवंबर दिसंबर का महीना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर देखते हैं। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मुझे, बाकी बढ़ते हैं आगे। अगहन महीने में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, नागमती को दिन भी रात के समान लगने लगते हैं क्योंकि सर्दी की लंबी रातें और दिन अकेले बिताना कठिन हो गया है। तो अब देखो क्या बताया है, अगहन के महीने में दिन छोटे होने लगते हैं क्योंकि सर्दियाँ लगती है धीरे धीरे नवंबर दिसंबर के महीने में, तो दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होने लगती हैं और मौसम भी ठंडा होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, नागमती को दिन भी रात के समान लगने लगते हैं क्योंकि सर्दी की लंबी रातें और दिन अकेले बिताना कठिन हो गया है। तो अब जो नागमती है उसे क्या है, दिन भी रात के समान भारी लगने लगता है, उसका दिन भी रात के समान भारी कष्टदायक कटता है क्योंकि वह अकेली है, वह अपने पति से प्रियतम से दूर है। तो इसके कारण क्या है, उसे दिन भी रात के समान लगने लगता है। आगे देखते हैं। ठंड से वह कांपती रहती है और सर्दी के वस्त्र भी नहीं बनवाती क्योंकि उसका साज श्रृंगार देखने वाला उसका प्रियतम तो उसके दूर चला गया है। तो अब देखो नागमती क्या करती है कि ठंड में वह कांपती रहती है, पूरी ठंड पर वह कांपती रहती है, परंतु वह ठंड के कपड़े नहीं बनवाती। और उसका रीज़न उसने क्या दिया है, क्योंकि जो उसका साज श्रृंगार है, मतलब जो उसका श्रृंगार है उसे देखने वाला उसका प्रियतम तो उसके पास है ही नहीं, तो वह किसके लिए साज श्रृंगार करे। तो इसलिए वह बताती है कि वह ठंड में कांपती रहती है परंतु ठंड के कपड़े या साज श्रृंगार नहीं करती क्योंकि उसका प्रियतम उससे दूर है।
उसे लगता है कि पति के वियोग में उसका जीवन इसी प्रकार विरह रूपी अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। तो वो आगे के बताती है कि उसे लगता है कि जो उसका जो जीवन है वह पति के विरह योग में, मतलब जो वियोग मतलब मैंने आपको बताया था कि पति का दूर हो जाना मतलब किसी से बिछड़ जाना, तो पति से बिछड़ने के दुख में ही उसका पूरा जीवन जलकर राख हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगहन महीने में ये हुआ था, आपको बता दिया अगहन महीने की विशेषता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। अब देखो माघ महीने के बारे में बता रहे हैं, तो अब देखो माघ महीने के मैं बारे में बता दूं थोड़ा सा। माघ महीना जो होता है ये हिंदू पंचांग के अनुसार 11वां महीना होता है। ठीक है, 11वां या 12वां महीना ऐसे ही होता है, जो आमतौर पर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मानो तो दिसंबर के बाद का महीना होता है, दिसंबर जनवरी इसी के बीच का महीना होता है, और हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी से फरवरी का महीना होता है। ठीक है, तो उसे माघ का महीना कहते हैं। अब माघ के महीने में बहुत भयंकर सर्दी पड़ने लगती है। प्रियतम के वियोग में विरहिणी नायिका के दिन काटे नहीं कटते। माघ की वर्षा के समान उसकी आंखों से निरंतर विरह के आंसू बहते रहते हैं। इन आंसुओं से भीगे वस्त्र उसे बाण के समान चुभते रहते हैं। तो अब देखो उन्होंने क्या बताया, माघ के महीने में बहुत भयंकर सर्दी पड़ने लगती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब जनवरी धीरे धीरे आने लगती है, दिसंबर से जनवरी का जो महीना होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है। सर्दी का जो चरम सीमा वो जनवरी और इसी के बीच में, जनवरी फरवरी के बीच में आने लगता है। तो इसमें इन माघ के महीने में भयंकर सर्दी पड़ने लगती है। प्रियतम के वियोग में विरहिणी नायिका के दिन काटे नहीं करते। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि दिन भी उसे रात के समान लगने लगते हैं, क्योंकि वह अकेली है, उसके लिए दिन काटना भी भारी पड़ रहा होता है रातों की तरह ही, तो उससे दिन भी काटे नहीं कट रहे होते हैं। माघ की वर्षा के समान उसके आंखों से निरंतर विरह के आंसू बहते रहते हैं। इन आंसुओं से भीगे वस्त्र उसके बाढ़ के समान चुभते रहते हैं। तब उसने क्या बताया, जो माघ की वर्षा है, माघ महीने में जो वर्षा होती है उसके समान उसकी आंखों से विरह, विरह मतलब दुखी के आंसू, पति से वियोग के आंसू बहते रहते हैं, और जो उसके वस्त्र को गीला कर देते हैं पूरा। ठीक है, और वो उसे क्या बाढ़ की तरह चुभते हैं, मतलब विरह के जो आंसू हैं वह उसके वस्त्र को गीला कर देते हैं और वह उसके शरीर को बाण के समान चुभते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माघ की तेज हवा और ओलों की वर्षा उसके जीवन को और भी कष्टप्रद बना देती है, लेकिन प्रियतम के वियोग में उसका जीवन रस हीन हो गया है। यहाँ पे ही की जगह हीन हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, एडजस्ट कर लेना। माघ की तेज हवा और ओलों की वर्षा से उसके जीवन को और भी कष्टप्रद बना देती है। तो अब देखो उन्हें क्या होता है कि माघ की जो तेज हवाएं हैं, माघ में जब ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलती हैं और ओले पड़ते हैं, जो ओलों की वर्षा जो होती है वह उसके जीवन को क्या है और भी ज़्यादा दुखदायी कष्टप्रद बना रही हैं। ठीक है, लेकिन प्रियतम के वियोग में उसका जीवन रसहीन हो गया है। लेकिन जो उसका प्रियतम है उसके बिना, मतलब जो उसका पति है रत्नसेन, उसका पति आपको मैंने बताया नहीं, चित्तौड़ का राजा रत्नसेन उसका पति है, जो बाहर चला गया है, परदेश चला गया है। ठीक है, तो पद्मावत के पास, तो उसके विरह में ये सारी बातें चल रही होती हैं। तो वह क्या कहती है कि पति के वियोग में, पति के विरह में ये सब उसका जो जीवन है वो रसहीन हो गया। रसहीन मतलब उसमें कोई खुशहाली नहीं बची है, कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। ठीक है, वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, उसका शरीर तिल के समान हल्का हो गया है। अब वह क्या है, वो जो नागमती है वह दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होती जा रही है और तिल के समान हल्का हो चुका है उसका शरीर। वह माघ माह की तेज हवाओं में विरह रूपी अग्नि के में जलकर राख के समान उड़ने के लिए अब तैयार है। तो अंत में वह क्या बोलते हैं कि जो नागमती है वह इतनी तिल के समान हल्की हो चुकी है कि वह माघ के महीने, जो माघ का महीना है इसमें तेज हवाएं जो भी बता था, उसमें विरह रूपी अग्नि में जलकर, विरह रूपी अग्नि मतलब दुख के जो उसके पति से बिछड़ने का जो दुख है उसमें जलकर जो उसके जीवन राख के समान होता जा रहा है, तो वह राख बनकर माघ महीने की तेज हवाओं में उड़ने के लिए अब तैयार हो चुकी है। तो ये था माघ महीने में उसकी स्थिति। अगला क्वेश्चन, 12 मासा कविता कहाँ से ली गई है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के नागमती व्यूखंड से ली गई है। ठीक है, उत्तर देख ले। 12 मासा कविता मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के नागमती व्यूखंड से ली गई है। तो जो है ये है 12 मासा, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक रचित महाकाव्य है जिसका नाम है पद्मावत। ठीक है, उसका एक ये छोटा सा आंसर जो नागमती व्यूखंड से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कविता 12 मासा में नागमती के कितने माह के वियोग का वर्णन किया गया, उन माह के नाम बताओ। तो अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो 4 महीने मैंने आपको सुन बताया था कि इसमें 4 महीनों का वर्णन किया गया है जिसमें नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है, और उन्हीं 4 महीनों का नाम भी बताना है। तो अब देखो उत्तर देखते हैं। कविता 12 मासा में नागमती के वियोग के 4 माह का वर्णन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 महीने का वर्णन किया गया है। अगहन, माघ, पूस, फागुन 4 महीनों का वर्णन है। ठीक है, अगहन, माघ, पूस और फागुन ये 4 महीनों का इस कविता में वर्णन है। इन्हीं चारों में नागमती के वियोग विरह का वर्णन किया गया। आगे देखते हैं। वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं, इससे विनहिणी का क्या संबंध है। तब देखो इसका उत्तर देखते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दो। वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके किस माह में, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है जो वृक्षों से पत्तियां गिरने लगती हैं और ढाके गिरने लगते हैं वो किस माह में गिरते हैं। ठीक है, किस महीने में गिरते हैं। और इससे विरहिणी कौन है, नागमती, इससे नागमती का क्या संबंध है। तो वही संबंध आपको बताते हैं अभी। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है इसलिए एडजस्ट कर लेना हल्का फुल्का। फागुन के महीने में वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाके गिरते हैं। ठीक है, तो कौन सा महीना बताया हमें वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाके गिरने का, फागुन महीना। तो फागुन के महीने में क्या है, वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाके गिरते हैं। अगला, पेड़ पौधों का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो जो ये फागुन का महीना है इसमें पेड़ पौधों का सौंदर्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब पेड़ों से उसके पत्तियाँ गिर गई, ढाके गिर गए, तो उसमें सौंदर्य के लायक बचे क्या, फिर लकड़ी की तो बची उसमें। तो इसमें क्या होता है कि उसका सौंदर्य चला जाता है पेड़ों का। अब आगे देखते हैं। पेड़ पौधों का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अपने प्रिय के विरह में जलती नायिका का शरीर भी पुराने पत्तों की तरह पीला पड़ गया है, अर्थात सौंदर्य विहीन हो गया है। तो अब इसका अर्थ समझो इसमें वो क्या कह रहा है। तो इसमें उसने क्या कहा कि अपने प्रिय के विरह में जलती नायिका का शरीर भी पुराने पत्तों की तरह पीला पड़ गया है। तो इसमें वे क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो कि जब उसका पति उससे दूर हो गया है, पति को उसने क्या माना। देखो जैसे नागमती, एक बार को एग्जांपल समझते हैं। नागमती हो गई पेड़ और पत्ते हो गए उसका पति। तो जब उसका पति उससे दूर चला गया, बिछड़ चुका है, तो अब उसमें सौंदर्य लायक कुछ बचा नहीं है, सौंदर्य विहीन हो गया उसका जीवन। तो इसी में वे बताते हैं कि पेड़ पौधों का सौंदर्य जब समाप्त होता है उसके बाद अपने प्रिय के विरह में जलती नायिका का शरीर भी पुराने पत्तों की तरह पीला पड़ गया, अर्थात सौंदर्य विहीन हो गया है। मतलब जो नायिका का शरीर है, जो नायिका का पूरा सौंदर्य था, शरीर था, वह पत्तों की तरह, जो पीले पत्ते होते हैं जो गिर जाते हैं पत्ते पेड़ से टूटकर, उनकी तरह सौंदर्य विहीन हो गया, उनकी तरह बेकार हो गया। ठीक है, पीला पड़ चुका। विरह रूपी पवन उसके कमजोर शरीर को अपने आघात से पीड़ा पहुंचा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नागमती बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तो उसी को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए वो क्या कहते हैं कि विरह रूपी पवन, विरह मतलब दुख, दुख की आंधी, दुख की हवाएं उसके शरीर को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचा रही हैं अपने आघात, आघात मतलब वार से उसे इतना ज़्यादा दुख पहुँचा रही हैं कि उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है नागमती को। आगे बढ़ते हैं, हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिए सो कहेऊ संदेशरा ए भवरा ए काग, सो घनी बिरह जरी गई तेहिक धुआं हम लाग। तो अब देखो, पिय मतलब पियतम, कहेऊ मतलब कहना, संदेशरा मतलब संदेश, भवरा मतलब भौरे, काग मतलब कौआ। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ हो गया। आपको वर्ड का मतलब बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा समझ आने लग जाए अपने आप भी। फिर जरी मतलब जली, ठीक है, तेहिक मतलब उसी का, धुआं, हम लाग मतलब ये क्या कह रहा है कि उसी के धुएं से हम भी काले हो गए। अब आपको थोड़ा समझाता हूँ तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। दुखी नागमती भौरों तथा कोए से अपने प्रियतम के पास संदेशा ले जाने को कहती हैं। उसके अनुसार वे उसके विरह का हाल शीघ्र ही उसके प्रियतम को बताएं। तो अब इसमें क्या होता है, जो नागमती है वे अपने दुख को क्या है, भौरे और कौए मतलब भौरे और कौओं से कहती हैं कि तुम मेरा जो दुख भरा संदेश है, जो मेरी ये पीड़ा जो मैं सहन कर रही हूँ, उसे मेरे प्रियतम जल्द से जल्द लेकर चले जाओ। ठीक है, उनके पास। प्रियतम के विरह में नागमती कितने दुख भोग रही है इसका पता प्रियतम को लगना चाहिए। तो अब देखो नागमती सीधा सीधा कहना क्या चाह रही, नागमती भौरे और कौओं से कहती है जो मैं पीड़ा सहन कर रही हूँ, जो मैं अपने प्रियतम के लिए विरह वियोग का जो दुख झेल रही हूँ, उसका पता मेरे प्रियतम को भी तो लगना चाहिए। तो ये मेरा जो संदेश है, जो मेरे विरह वियोग का जो पीड़ा है,
इसका संदेशा लेकर तुम मेरे प्रियतम के पास चले जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः वह उन्हें संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम दोनों वहाँ जाकर प्रियतम को मेरी स्थिति बताना और कहना तुम्हारी पत्नी विरह रूपी अग्नि में जलकर मर रही है। तो अब नागमती क्या कहती है, नागमती उन्हें संबोधित मतलब उनसे बात करते हुए कहती हैं कि उन्हें बताते हुए कहती हैं कि तुम मेरा ये संदेशा लेकर जाओ और उन्हें ये बताओ कि तुम्हारे वियोग, तुम्हारे किसके मतलब उसके पति रत्नसेन, तुम्हारे वियोग में जो तुम्हारी पत्नी है नागमती, वह इतना ज़्यादा दुख भोग रही है, इतना ज़्यादा कष्ट झेल रही है कि वह इसी विरह वियोग में, इसी विरह की अग्नि में जलकर धीरे धीरे मरती जा रही है। तो अब इसमें वह क्या बताना चाह रही है कि वह इतना ज़्यादा दुख झेल रही है उनके वियोग का, उनके विरह का, कि वह उस विरह रूपी अग्नि में जलकर धीरे धीरे मरती जा रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उस अग्नि से उठने वाले काले धुएं के कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया है। तो आगे नागमती उनसे कहती है कि तुम ये भी कहना कि उसी जो विरह रूपी अग्नि में जलकर जिसमें वह मर रही हैं, उसी के उठते हुए धुएं से हम भी काले हो गए। तो इससे क्या पता लग रहा है कि वह कितने ज़्यादा दुख में और कितने ज़्यादा दुख को झेल रही हैं। धुएं से वह क्या समझाना चाह रही है कि इतने ज़्यादा धुएं से, इससे बताना चाह रही है कि वह कितनी ज़्यादा विरह को झेल रही हैं, कितनी ज़्यादा विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं कि उससे कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है जिससे हम भी काले हो गए, मतलब कोए और भौरे भी काले हो गए। तो कुल मिला के इसमें वह कहती हैं, कुल मिला के इस क्वेश्चन में वह कौरों और कौए और भौरों से कहते हैं कि तुम मेरा यह विरह रूपी वियोग का संदेश, वियोग रूपी जो कष्ट मैं झेल रही हूँ इसका संदेश लेकर मेरे प्रियतम के पास जाओ। उन्हें भी पता लगना चाहिए कि मैं किस प्रकार का कष्ट झेल रही हूँ उनके वियोग में। ठीक है, और वह उन्हें संबोधित करते हुए, उन्हें बताते हुए कहते हैं कि तुम जाकर कहना कि तुम्हारे वियोग में विरह रूपी अग्नि में जलकर वह धीरे धीरे मर रही है और उसी से जो धुआं उत्पन्न हो रहा है, उसी के धुएं से हम लोग भी काले हो गए। ठीक है, तो यही थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ ना आए तो एक बार रिपीट करके दोबारा से वीडियो शुरू से देख लें। अच्छे से मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। और यदि आपको कुछ भी समझ ना आए या फिर कोई भी आपको नोट्स चाहिए हो या फिर आपको यही PDF चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं आपको ये PDF भी सेंड कर दूँगा यदि आपको चाहिए होगी तो। ठीक है, और यदि आप व्हाट्सएप पर PDF चाहते हो तो इंस्टा पर आप मुझे मैसेज करना फॉलो करके, वहाँ पर मैं आपको नंबर सेंड कर दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे ये PDF ले सकते हो, मैं ये PDF फ्री में आपको दे दूँगा यदि आपको चाहिए तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि सभी तक पहुँचती रहे ये ऐसी वीडियो और हमारा भी मोटिवेशन लेवल हाई रहे। और अगली वीडियो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि किस टॉपिक पर बनाऊं, या अगर अगली वीडियो क्या पता विद्यापति के पद पर बनाऊं या फिर किसी और चैप्टर की वीडियो पर बनाऊं, तो ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।